अस्सलाम वालेकुम CS एस्पायरेंट्स, मेरा नाम उस्मान शाहिद है और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। डीकोलोनाइजेशन का लफ्ज़ तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए शायद नया हो, लेकिन यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशंस का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश राज की कॉलोनी रहा है, इसी तरीके से कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज़ में अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। अब कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखने के लिए इसकी एक अपना बड़ी मेटिकुलस डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक्सटेंशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल कंट्रोल की ओवर वीक पॉलिटीज़ एंड सोसाइटीज़। पॉलिटीज़ ऑर्गेनाइज जो सिविल सोसाइटी होती है और इसे पॉलिटी कहते हैं, और साथ में जो एक अपना लोगों का जो जमे गफ़ीर होता है वो जिस तरह से यूनिटी उसकी होती है एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत एक सिविल गवर्नमेंट वो बनाते हैं, उसको भी कहते हैं। तो सोसाइटीज़ और जो पॉलिटीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है किसी कंट्री के अंदर, वो अगर वीक है तो डेफिनेटली जिस तरीके से हम देखते हैं आज की दुनिया मुख्तलिफ है। तो पिछली जो कुछ अपना सदियां थी उसमें जो अपना मजबूत का मुल्क थे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो एक्सटेंशन करते थे फॉर्मल तरीके से रस्मी तौर के ऊपर, वहाँ पे खुद जाके वहाँ पे अपना खुद अपनी गवर्नमेंट बना के, या इनफॉर्मल तौर पे गैर रस्मी तौर पर कोई पपेट रजीम वहाँ पे इंस्टॉल करके उसके ऊपर वो जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम रखते थे। और उसकी रीज़न क्या होती थी, ऐसा वो क्यों करते थे? वो वहाँ पे पोटेंशियल मार्केट्स देखते थे अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए, और दूसरा रॉ मटेरियल जो खाम माल है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे ताकि रिसोर्सेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से आज हम देखते हैं दुनिया में तेल के लिए जो है ना दुनिया की सुपर पावर जो है ना वो देखते हैं, कोई वो सरपट घोड़े की तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से वो रोनती हुई चली जाती हैं अपना ह्यूमन राइट्स के चार्टर को, यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन को है, और उसमें हम WMD वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की फेक स्टोरी देखते हैं, किस तरीके से इराक पे हमला किया जाता है। फिर ये जो सीरिया, ये सारी बेल्ट हम देखते हैं, इसके ऊपर जो कुछ भी अभी हो रहा है उसमें किस तरीके से इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो अपना क्या कहते हैं अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। फिर सेंट्रल एशिया के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे कैस्पियन सी के रिजर्व्स हैं, किस तरीके से चाइना वन बेल्ट वन रोड के थ्रू काजाकिस्तान से गुजर के उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है उन रिसोर्सेज को, और किस तरीके से अमेरिका और रशिया की भी जो है ना उस रीजन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा गहरी जो है ना वो नज़र है इस हवाले से। तो कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंशन है एक कॉलोनियल पावर की, एक ताकतवर मुल्क की फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से वो डोमिनेट करते हैं वीक पॉलिटी को, वीक सोसाइटीज़ जो होती हैं, कि पूरे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट वीक होती है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वीक होता है, या सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल नहीं होता रेजिस्टेंस करने का, और उन्हें लगता है कि यहाँ से हार्म माल मिल सकता है, यहाँ की मार्केट या यहाँ का रिसोर्सेज जो हैं वो हम टैप कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो माजी में इस तरीके से जो मॉडल था उसको कोलोनाइजेशन कहते थे। और कुछ जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये सब्जुगेशन कहते हैं जब आप किसी, स्पेशली ये जब आप किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है सब्जुगेशन का। वैसे तो नो डाउट हम अपना वीमेन के हवाले से भी करते हैं कि उसमें उन्हें सब्जुगेट किया जाता है जब किसी के राइट्स को आप जो है ना वो क्या कहते हैं यूसर्व कर लेते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सब्जुगेशन का जो वर्ड है वो होगा कि कंट्री को किस तरीके से डिफीट करने के बाद कमज़ोर कंट्री को अंडर कंट्रोल लेके आया जाता है, और उनके सारे जो फ्रीडम है वो सारे सीज़ कर दिए जाते हैं, सारे राइट्स वहाँ के लोगों के, उनकी विशेस को, उनके बिलीव्स को। तो सब्जुगेशन ऑफ वन एंटिटी बाय अदर, कि एक एंटिटी, एक स्टेट दूसरी स्टेट जो कि वीकर स्टेट होती है उसके साथ ज्यादती करती है और उसको उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर देती थी उस ज़माने के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये अपना रोमन एम्पायर और जो पर्शियन एम्पायर थी उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो सॉवरेनिटी को, छोटे कंट्री की सॉवरेनिटी को अपना कुचल के उसको अनेक्स कर लेते थे अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, अपनी ताकत को मैक्सिमाइज करने के लिए, दुनिया को अपने मसल शो करने के लिए। इशू यूज टू गेट सेटल दिस अपना लाइक दैट। उस ज़माने के अंदर ताकतवर जो था वो अपनी ताकत का भरपूर जो है वो मुजाहरा करता था, और वहाँ उस वक़्त सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, उस तरीके से कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिस्टम, मैकेनिज़्म उस तरह से था नहीं।
तो उसके बाद ये ट्रेंड चलता आया और हम देखते हैं कि 16वीं सदी से लेके ऑनवर्ड ये जो है 20वीं सदी के मिड तक अपना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब तक ये सारा पैच चलता है, जिसमें डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस ग्रेजुअली जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली स्टार्ट होता है 20th सेंचुरीज़ में। अच्छा, सबजुगेशन ऑफ वन एंटिटी बाय अदर, और ये फीचर था हर एम्पायर का। हम देखते हैं कि अपना, जिससे मैंने पहले बात की रोमन एम्पायर और अपना पर्शियन एम्पायर के बाद हम देखते हैं जब कॉलोनियल पावर्स थी यूरोप की, तो अपने मुल्क के अंदर तो उन्होंने बड़ा सिस्टम, क्लासिक सिस्टम रखा हुआ था, बड़ी वो राइट्स की बात करते थे। आज भी वो बीकन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ह्यूमन राइट्स की रजीम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेज हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सिविल सोसाइटी बड़ी एक्टिव है। लेकिन जो कुछ वो आज हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं कि वो किस तरीके से वो मतलब दे हैव टर्न ब्लाइंड आई टूवर्ड्स कश्मीर इशूज़ को, पैलेस्टाइन के इशू को, अनटिल अनलेस उनका इंटरेस्ट ना, वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, तो उनको उस चीज़ की परवाह नहीं। तो यही कमोपेश उनका रवैया आज से 3 सदियां कबल था। और उसमें ये कॉलोनियलिज्म की स्पेशल जो टर्म है, ये इसका इस्तेमाल रोमन एम्पायर और पर्शियन गल्फ के लिए नहीं होता, ये स्पेसिफिकली जो है ये यूरोपियन पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ज़माने के अंदर सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ था वो स्पेन ने किया था और पुर्तगाल ने किया था, जिसे पुर्तगाल भी कहते हैं प्रोनाउंसिएशन उसका। तो स्पेन और पुर्तगाल ने इनिशियली इसको एक्सपेंड किया था अक्रॉस द ग्लोब, उसके बाद वो फॉलोड बाय ब्रिटेन, उसके अलावा नीदरलैंड जो डच कंट्रीज़ वो, और उसके अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़, स्पेन जो उसमें अपना शामिल है, और क्या कहते हैं और भी दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे, ऑस्ट्रिया था, उन्होंने क्या कहते हैं उसके बाद अपनी एक्सपेंशन की थी जहाँ जहाँ उनको लगा कि वो अपना इन्वेजन कर सकते हैं और अपना वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और मार्केट्स में अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है ना वो अपना लिंकेज डेवलप किया जा सकता है, तो उन्होंने उसको किया। तो इंपीरियल एक्सपेंशनिज्म जिसका मैंने पहले बताया आपको कि एनेक्स कर रहे थे, उसके बाद जहाँ जहाँ पे ये इंपीरियलिज्म, जहाँ जहाँ पे ये डोमिनेशन हुई, सबजुगेशन की कोशिश की गई, डेफिनेटली एक ब्लो बैक आया, एक रेजिस्टेंस का अमल हुआ, वो चला आ रहा है। 16वीं सदी के बाद से हम बात करते हैं, ये कॉलोनाइजेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रेजिस्टेंस हुई, वो लोगों की तरफ से हुई, जो इंडिजिनस पीपल थे, इंडिजिनस मूवमेंट्स थी, उन्होंने ब्लो बैक किया, उन्होंने रिटेलिएट किया उस चीज़ को है, लेकिन वो कलैप्स कर गई, वो फेलियर। और उस अटर फेलियर की 2 मेन वजह थी। एक थी कि उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं था, टेक्निकली वो इतने साउंड नहीं थे और उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, और दूसरा उनके पास वो मिलिट्री माइट नहीं थी जो कि कॉलोनियल पावर्स के पास थी, वो मिलिट्री मींस नहीं थे उनके पास और वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉलोनियल पावर्स जो थी वो कामयाब हुई एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में, और वहाँ उन्होंने अपना तसल्लुत जो है ना वो कायम किया, अपनी गवर्नमेंट्स बनाई फॉर्मल तरीके से वहाँ के ऊपर, और या इनफॉर्मल तरीके से अपने पपेट जो है ना उनकी इंस्टॉलेशंस की वहाँ पे उन रजीम्स की। उसके बाद हम देखते हैं 1776 का दौर, ये वो इरा है जिसमें अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की, वहाँ पे जो अपना रिवोल्ट हुई, जिसके नतीजे में नॉर्थ अमेरिका ने ब्रिटिश राज जो था उसको वहाँ से मार भगाया और अमेरिका की जंग आज़ादी जो है उन्होंने जीत ली। और ये लेकिन उस वक्त हम डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो 20वीं सदी के मिड में, सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के जब सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो डीकोलोनाइजेशन की जब बात आती है तो द फर्स्ट ईरा स्प्रिंग्स टू योर माइंड, तो वो ये आता है 1950 का, 1950 से 60s का, जिसके अंदर ये प्रॉपर डीकोलोनाइजेशन हो गई थी पूरी दुनिया के अंदर है। तो ये इक्का दुक्का वाक़यात थे, नो डाउट उस वक्त ये बहुत सिग्निफिकेंट थे। 1776 में नॉर्थ अमेरिका ने अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को वहाँ से मार भगाया, और कुछ सालों के बाद जो है उन 1791 में हेटी ने जो है ना ये हथकड़ियाँ जो है ना ये गुलामी की शक्ल जो है उसको तोड़ दिया, और एक स्लेव रिवोल्ट हुई, फ्रेंच जो है अपना क्या कहते हैं उस वक्त जो कॉलोनियल पावर थी उनके अगेंस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं उस तरह से हुई, अमेरिका में थोड़ी सी कम हुई, जिस तरीके से पुर्तगाल जो था ब्राज़ील को उसने छोड़ दिया उस ज़माने के अंदर, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। उस वक़्त अफ्रीका और एशिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये सारा फिर अपना उनका वो रुझान था, टेंडेंसी थी, वो इस इंक्लिनेशन इस इन रीजन्स की तरफ होगी, एशिया और अफ्रीका की तरफ। तो 19वीं सदी के अंदर
एक इंडिपेंडेंस हम देखते हैं वो अपना जो अमेरिका के रीजन के अंदर हुई, अमेरिकाज में साउथ अमेरिका में तो 1776 में होगी, और साउथ अमेरिका में जिसमें ब्राज़ील है और जो अपना क्या कहते हैं वस्ती अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट्स चली, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो कामयाब हो गए और 19वीं सदी में उन्होंने स्पेन से, पुर्तगाल से जो है ना अपने अपने इलाके आज़ाद करवा दिए और नए मुल्क जो है ना वो क्या कहते हैं उनका क़याम अमल में आया। और लेकिन डीकोलोनाइजेशन का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कोलोनाइजेशन एक टर्म है, वो टर्म है क्या, वो टर्म सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है, और सब्जुगेट करना एक कंट्री का दूसरे कंट्री को, ताकतवर का कमज़ोर को, और ये सिलसिला चला आ रहा था। मतलब ये आप कह लें कि एक ज़माने का ट्रेंड था जिसमें इंपीरियल पावर्स जो थी वो अनेक्स करती थी उन टेरिटरीज़ को जो कमज़ोर होती थी, और उसके नतीजे में जो रेजिस्टेंस आती थी, जो रिवोल्ट होता था वो फेल हो जाता था। फेलियर की रीज़न आपको बता दिया कि वो मिलिट्री माइटी मशीन उनके पास नहीं थी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थे, जिसकी वजह से वो नाकाम हुई। और जो 16वीं सदी के अंदर हमने देखा कि जो कोलोनाइजेशन की प्रॉपर जो स्टार्ट हुआ, जहाँ से कोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो टर्म्स यूज़ होती है उनके लिए, उसमें स्पेन और पुर्तगाल ने क्या कहते हैं इनिशियली जो है ना अपने पाँव अपने बॉर्डर से निकाल के तो दुनिया के अंदर जो है वो अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और उनका और इन्फ्लुएंस अपना फैलाया। उनको देखा देखी ब्रिटेन, डच, ऑस्ट्रिया और दीगर जो यूरोपियन पावर्स थी हैं उन्होंने जनाब उसी मॉडल को जो है वो फॉलो किया, दे फॉलोड द सूट। उसके बाद 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1791 में हेटी, और 19वीं सदी में जो अमेरिका का अपना जो साउथ अमेरिका है उसने अपनी जान छुड़ा ली अपना और अपनी टेरिटरी आज़ाद करवा के सॉवरन स्टेट्स के तौर पे वो जो एरिया है वो अपना रीजन जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा। लेकिन डीकोलोनाइजेशन का प्रॉपर जो प्रोसेस है वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना उस वक्त स्टार्ट हुआ था। जी CSS एस्पायरेंट्स, पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया डीकोलोनाइजेशन के हवाले से, और अब हम बात करते हैं कि काजीज़ क्या थी। ये सारा प्रोसेस इतना स्मूथली अगर चल रहा था, कॉलोनियल पावर्स जो है एक्सट्रैक्ट कर रही थी प्रॉफिटेबल रॉ मटेरियल को और साथ में पोटेंशियल मार्केट के तौर पे एग्जॉस्ट कर रही थी उन इलाकों को, तो क्या रीज़न बनेगी जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस अचानक से, या बेशक अपना अगर अचानक से नहीं भी तो पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से उन्होंने इन सब को जो है ना वो इस तरह से सॉवरेनिटी को लेजिटिमेट मानते हुए छोड़ा, और किस इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सारी जो है ना उन्होंने दे जॉइन द कोरस के ठीक है अब जो है ना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको जो है ना क्या कहते हैं तस्लीम कर लेना चाहिए। तो हम उसकी काजिज़ की तरफ आते हैं कि डीकोलोनाइजेशन की सबसे पहली जो है ना वो अपना वजह क्या बनी है। उसकी वजह बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर मैं इसको इनकैप्सुलेट करना चाहूँ एक सिंगल अपना रीज़न के अंदर, तो वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस जो कि जीती हुई अपना ताकतें थीं, जिसमें हमें नज़र आता है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, USSR, उसके बावजूद जो है ना वो स्पेशली जो यूरोपियन अपना अलाए थे ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे बुरी तरह से, मिलिट्री भी और इकोनॉमिकली भी। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेट था अपना दोनों के एंड के ऊपर, और मिलिटरीली भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो एग्जॉस्ट हो गए थे जर्मन तैयारों ने जिस तरह से बम्बार्डमेंट की थी ब्रिटेन के ऊपर। तो उसके बाद फर्दर जो उसकी इम्प्लीकेशन थी वो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक थी कि वो कॉलोनीज़ पे उनकी ग्रिप एक कमज़ोर पड़ गई, और उसके साथ फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या आ गए। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स उस वक्त ये थे कि कॉलोनीज़ जो थी वो डिसग्रेंटेड थी पूरी तरह से, वो जो है वो क्या कहते हैं गुस्से में थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल थी कि उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का में फिर झांसा दिया गया, जिस तरह से बर्मा और अपना हमारा रीजन जो था सब कॉन्टिनेंट, कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दें, उसके बाद फिर हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो उन्हें नज़र आया कि अपना ये इतना ज़्यादा जो है ना आसान नहीं है, तो वहाँ पे रिजेंटमेंट एक थी, साथ में जो नेशनलिज्म की वेव थी वो अपना क्या कहते हैं दुनिया में काफ़ी जगहों के ऊपर जो भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपराइजिंग और जो है ना वो नज़र आ रही थी वहाँ पे। तो नेशनलिज्म की वेव जो है ना एक वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था इसके अंदर। कॉलोनीज़ के जो डिसग्रेंटेड थे, जो वहाँ की जो अपना पोलिटिकल फोर्सेस थी, जो लोग थे, अवाम में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता था कि हमसे जो किया गया वादा वो पूरा नहीं हो रहा। और फिर एक और बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर था वो है यूएस की अनविलिंगनेस। यूएस जो है वो अपना किसी तरीके से तैयार नहीं था कि इंपीरियल रूल जो है ना अब इसको मज़ीद कंटिन्यू किया जाए, वो सारे प्रोसेस के सारे मॉडल के अगेंस्ट था। तो उसने अपने अलाइज पे स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो बिल्ड किया कि वो जो है डिसकंटिन्यू करें इस चीज़ को और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं ढेर करें और कंट्रीज़ को जो है वो अपना आज़ाद करें। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि यूनाइटेड नेशंस का वो मॉडल
लेके आगे हुए थे। लीग ऑफ नेशन की नाकामी की वजूहात उनके सामने थी और उन्हें था कि जो सलूक हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जर्मन के साथ किया था, जिसकी वजह से मुसोलिनी और बाद में जर्मन ने वो चेस्ट थंबिंग करके अल्ट्रा नेशनलिज्म और वो एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहा हिटलर अवाम के जज्बात को, और अल्टीमेटली जो है वो 1939 1 सितंबर का इंसिडेंट ट्रिगर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो अब ये सूरत हाल ना हो और हारी हुई कुव्वतों के साथ भी वो सलूक ना किया जाए और पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लिया जाए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से और पीस को मेंटेन करने के हवाले से। इस दफ़ा ज़रा नीयत निस्बतन बेहतर थी लीग ऑफ नेशन के क़याम्स के को लेके। अगर हम कंपेयर कर लें तो 1945 में निस्बतन जो है बेहतर जगह पे खड़े थे जो विनिंग एंड की फोर्सेस थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ये इंपीरियल रोल मज़ीद कंटिन्यू करे, तो उसका प्रेशर बनना, नेशनलिज्म की वेव का आना, कॉलोनियल जो अब रिजेंटफुल थी, अपना लोगों में एग्जेस्परेट अपना हो चुके हुए थे, वो एक एलिमेंट था। और साथ में एमर्जेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, यूएसएसआर और यूएस दोनों जो है ना इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं वो सिंक थी, फ्रीक्वेंसी उनकी मैच थी कि जनाब ये इंपीरियल रूल जो है इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ये कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए। और फिर अटलांटिक चार्टर जो है साइन हमें होता नज़र आता है विंस्टन चर्चिल के दरमियान और रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान, जिसमें दोनों ने जो है ना इस चीज़ को तस्लीम किया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हर इंसान का हक है, कुरार्स पे रहने वाले हर इंसान का हक है, और जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें उनके लोगों को ही गवर्न करना चाहिए। सेल्फ अपना गवर्न जो अपना प्रिंसिपल है वो अडहेर किया गया इस अटलांटिक चार्टर के अंदर कि जो कंट्रीज़ के अवाम हैं उन्हीं में से मुंतखब नुमाइंदे जो है ना आके उस कंट्री को, उस टेरिटरी को जो है ना वो रूल करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स थे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 वो आप कह लेंगे सबसे ज़्यादा कोर वाइटल एसेंशियल जो है ना प्राइमरीली वो एक चीज़ थी, वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो हमें पिक्चर ज़्यादा जो है ना वो क्लियर नज़र आ जाती है। अब इसमें यूएन का रोल क्या था? यूएन का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए जैसे हम पहले कह चुके कि दो इमर्जिंग जो सुपर पावर थी वो सिंक थी, एक पेज के ऊपर थी, तो उन्होंने कोशिशें की और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना उसके लिए प्लेटफॉर्म अपना मुहैया किया यूनाइटेड नेशंस ने। और वहाँ से हमें नज़र आता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो है वो डिक्लेरेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एक वो जो है वो जारी किया गया और उसके हवाले से कमेटी ऑफ 24 जो है फेमस बनाई गई, जिसमें जनाब जिसकी कोशिश ये थी कि वो कॉलोनीज़ वो जो अपना टेरिटरीज़ जो है ना उनकी आज़ादी जो है ना उसको हर अमल में उसकी इन्फोर्समेंट की जाए उस प्रोसेस की और यकीनी बनाया जाए उनकी आज़ादी को है। उसके अलावा फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि यूएन ने इतना सारा काम सिग्निफिकेंटली इतने कम कलील अरसे में इसलिए कर लिया कि लीग ऑफ नेशन का सारा फ्रेमवर्क, सारा एक उसका ढांचा जो था, वो पूरी फाउंडेशन जो थी वो एज इट इज़ जो है ना यहाँ पे हमें नज़र आती है, जिसमें कई ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस के जो थे वो बोरो किए गए लीग ऑफ नेशंस के आइडिया से कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका था, एग्जॉस्ट हो चुकी थी पॉसिबिलिटी, उसी में से जो उसके चंक्स थे वो उठा लिए गए और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और चूँकि गुडविल थी इसके पीछे सुपर पावर्स की, तो इसलिए ये प्लान जो है एग्जीक्यूट हो गया। फिर इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाएगी। इसका मकसद ये था कि वो कॉलोनीज़ जिन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे अभी भी रजीम जो है वीक होगा, मतलब जो सक्सेसर हैं वो उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, रिवोल्ट की कैफियत हो जाएगी। तो वो अनार्किक सिचुएशन को जो मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन टेरिटरीज़ को अपनी जो है ना वो सुपरविजन में ले लिया और उन्हें गवर्न करने का जो मैकेनिज़्म है यूएन ने वो डिसाइड किया कि जैसे ही वो देखेंगे कि हालात साजगार हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो अपना क्या कहते हैं अब रूल करने के अहल हो गए हैं, वहाँ कैपेसिटी इश्यूज़ नहीं है वहाँ के अपना लोगों के सेल्फ गवर्नमेंट के हवाले से, तो उस वक्त तक वो उनको रूल करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हालात साजगार हैं, मामलात अब बेहतर शक्ल इख्तियार कर चुके हुए हैं, तो उन्होंने उन कंट्रीज़ को अपना वो जो है गवर्नमेंट का जो इख्तियार है वो वापस कर दिया और अपना उन जो इलाकों को जो है ना वो मुकम्मल आज़ादी दे दी। अब ये तो होगी कॉजेज़ ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जिसके अंदर हमने पूरा एक वो आपको चेक आउट कर दिया पूरा सिनेरियो कि वो उस वक्त कंटेम्प्रेरी हालात उस वक्त के क्या थे, वो फेवरेबल कंडीशंस थी उन कॉलोनीज़ के लिए। अदरवाइज इट वुड हैव बीन एंटायरली डिफ़िकल्ट कि शायद उसमें
दे कुड हैव टेकन 2-3 डेकेड्स मोर, कि उनको ज़्यादा टाइम लग सकता था। जिस तरह हम आगे फर्दर देखेंगे कि कुछ कॉलोनीज़ को आज़ाद करने में किस तरीके से थोड़ी हेलो हुज्जत का काम लिया गया, स्पेशली फ्रांस की तरफ से। इतनी आसानी से उन्होंने इस चीज़ को कंसीड नहीं किया कि हम ठीक है, हम जो है तस्लीम कर लेते हैं इस बात को कि हम इस काबिल नहीं है कि ग्रिप ना रख सकें और इनको आज़ादी दे दें। ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से भी नहीं हुई। लेकिन चूंकि प्रेशर था अमेरिका का, उसकी रीज़न एक और भी है। उसकी रीज़न थी कि 1954-55 के अंदर अमेरिका मार्शल प्लान एक लेके आया था, जिसमें उसने दोबारा से अपने अलाइज को, यूरोप को रीबिल्ड किया। उसके लिए उसका जो प्रोजेक्ट था $500 बिलियन का था। वो इंसानी तारीख़ में इतनी बड़ी, जो क्या कहते हैं आप कह लें, ग्रांट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक रीजन के लिए या कंट्रीज़ के लेवल के ऊपर उनको अपलिफ्ट करने के लिए पहले कभी नहीं सामने देखी गई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ना यूरोप इस जगह के ऊपर आके सर तस्लीम हम कर गया कि ठीक है, अब लोगों का जो राइट है वो उनको दे दिया जाए। अदरवाइज़ अगर उनकी स्टेबिलिटी का फैक्टर होता उस वक्त इकनॉमिकली और मिलिटरीली, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। तो अफ्रीकन, अगर हम कॉलोनीज़ की बात करें, तो अगर अफ्रीकन रीजन को ले लें, क्योंकि एशिया पे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, लेकिन जल्दी हम जो है ना अफ्रीकन कॉलोनीज़ के डॉट को जो है ना इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि इसके इंटरनल फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसके अंदर एजुकेशन का फैक्टर आ जाता है कि लोगों ने जो अपना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे वक्त के साथ साथ, जिन्होंने तालीम हासिल की, उनके अंदर शऊर की सतह उस जगह के ऊपर आ गई कि वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि जो फॉरनर आके उन्हें जो है ना वो रूल करें। फिर वो अपने नेशनलिज्म जो थी, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपने इलाके की जो रसूम जो रवाज थे, उनको वो प्रमोट कर रहे थे। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म का जो एलिमेंट था वो अपना वहाँ पे मिसरायत करता नज़र आता है इसी वक्त में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। और पैन अफ्रीकन और नेग्रीट्यूड मूवमेंट्स वहाँ के ऊपर जो है स्टार्ट हो गई थी, जिसमें यूनिफिकेशन का एक एलिमेंट था कि पूरा जो अफ्रीका वो यूनाइट हो जाए इन फोर्सेस के ख़िलाफ़। फिर उन्हें इंस्पिरेशन मिल चुकी हुई थी माजी में, जिस तरह से अमेरिका का उन्होंने देखा ना 76 का वो जो चीज़ थी, वो चीज़ उनके माइंड में थी कि चीज़ जो है ना इतनी मुश्किल नहीं है, अगर हम मिल के एक जॉइंटली जो है ना वो क्या कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट करें मिलजुल के, तो अल्टीमेटली जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रूटफुल रहेगी। फिर कल्चर का एलिमेंट भी इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और फिर अफ्रीकनिज़म का एलिमेंट कि जो सबको उन्होंने यूनाइट किया अपने आप को, और क्या कहते हैं फिर जो है ना उन्होंने अपने कंट्रीज़ के अंदर जो है इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट्स की। उसमें वायलेंट मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है अफ्रीका में, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स भी थी, जिसमें सब सहारा अफ्रीका की हम फर्दर बात करें तो सब सहारा अफ्रीका जो है दो, अगर हम इसके दो पार्ट कर लें अफ्रीका के, सब सहारा अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका। तो सब सहारन अफ्रीका के अंदर सबसे पहला जो कंट्री था जो आज़ादी लेने में कामयाब हुआ गाना था, जिसने ब्रिटेन से जो है ना ब्रिटिश रजीम से, ब्रिटिश राज से जो है ना आज़ादी हासिल की। और वो चूँकि एक टेम्पलेट बन चुकी थी, उसके लिए वो इंस्पिरेशन थी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। उसके देखा देखी बाद में हम देखते हैं कि नाइजेरिया, और फिर वो एक पूरी जो है ना वो सीरीज़ चलती है कंट्रीज़ टू कंट्री। उसमें नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के जो मूवमेंट्स उसमें बाइकआउट किया गया उनकी प्रोडक्ट्स का, जो अपना कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके, और उसके अलावा वहाँ पे प्रोटेस्ट अपना लॉन्च किए गए, स्ट्राइक्स की गई, वहाँ पे मुजाहरे किए गए बहुत ज़्यादा। और इस तरह से नॉन वायलेंट और कहीं भी जगह पे वायलेंट मूवमेंट्स भी हुई। अपना क्या कहते हैं दो के अपना उस तरीके से जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने उसको स्नब करने की या उसको कर्ब करने की जो है ना कोशिश नहीं की, इसलिए वो भी कामयाब होती हुई हमें नज़र आती हैं। क्योंकि एशिया के मुकाबले में अफ्रीकन जो लोग हैं उनकी मिजरीज़ जो है, उनकी प्लाइट्स और उनकी ऑर्डील्स वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बड़ी सिवियरिटी नज़र आती है। किस रुथलेस तरीके से उनको ट्रीट किया गया वहाँ पे हम देखते हैं। मिनरल्स के लिए किस तरीके से, फिर ये डायमंड्स के हवाले से काफ़ी मूवीज़ भी इस हवाले से बनी हैं। तो दे वर मिसट्रीटेड, उन्हें बहुत बुरे तरीके से मिसट्रीट किया गया। और अभी भी हम देखते हैं कि उसकी जो रेमिनेंट्स हैं वो हमें नज़र आती हैं, और अभी ये दोबारा से वो बातें चल रही हैं कि दोबारा से उन्हें डेथ ट्रैप में जो है ना वो लेके आया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं इस तरफ अफ्रीका के अंदर वायलेंट और नॉन वायलेंट अपना मूवमेंट चली। एशिया मोस्टली जो है ना पीसफुल रहा, नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। अब यहाँ अमिकेबली जो है ना हालात जो है ना वो मैनेज हो गए। एशिया की जो एशियन जो कॉलोनीज़ थी, यहाँ पे सॉरी अपना बैक टू दैट पॉइंट कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न अफ्रीका में सूडान और इजिप्ट, इनकी आज़ादी के बाद जो अल्जेरिया था, अल्जेरिया को अपना आज़ादी देने में बड़ी हेलो हुज्जत का काम लिया, काफ़ी ज़्यादा पसो पेश किया अपना फ्रांस ने। रीज़न ये थी कि फ्रांस को 15 कॉलोनीज़ तो उसने एक दफ़ा छोड़ दी अपनी सारी की सारी। इसको ना छोड़ने की रीज़न ये थी कि तकरीबन 20 लाख
जो फ्रांसीसी जो थे वो अपना अल्जीरिया में वो मुकीम थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रेजेंटमेंट थी। इवन मिलिट्री कू की कोशिश की गई अपना क्या कहते हैं उस वक़्त अपना फ्रांस के अंदर है। हम देखते हैं 1954 से लेके ऑनवर्ड 62 तक जो है ना सिविल वॉर की सिचुएशन रही अल्जीरिया में, जो कि उधर का नेशनलिस्ट मूवमेंट थी हैं, जो अपना लिबरेशन फ्रंट थी वहाँ के ऊपर उन्होंने लॉन्च कर दिया था अटैक इनके अगेंस्ट अपना फ्रांस के, हर सूरत से अपना वहाँ से निकाला जाए। और उधर फ्रांस में जो मिलिट्री को की कोशिश की गई वो फ्रांसीसी जो कि अल्जीरिया में थे कि किसी तरीके से इसे रुकवाया जाए, लेकिन चार्ल्स डी गॉल ने फाइनली जो है ना वो डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया 1959 में कि हम इसको हर सूरत के अंदर आज़ादी देंगे। तो फाइनली अल्टीमेटली जो है ना दे हैव बीन एबल इन 1962 और उन्हें जो है ना इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर कर दी उन्होंने अल्जीरिया में। आज भी हम देखते हैं फ्रांस में अल्जीरियन कम्युनिटी काफ़ी नज़र आती है हमें। नो डाउट ये फैक्टर हमें मानना पड़ेगा कि ये डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद भी स्टेबिलिटी उन इलाकों में नहीं आ सकी। हम अपने आप देख लें इंडिया तो शायद निस्बतन उस लिहाज से बेहतर रह गया कि अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे अपना साल से चल रही थी। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी और चूँकि वो सिंगल पार्टी थी और उसका जो एजेंडा वन था एक नुकाती एजेंडा था कि पाकिस्तान का क़याम। जैसे ही पाकिस्तान कायम हो गया तो उनके पास फर्दर आगे कोई उस तरह से प्लान नहीं था। कायद-ए-आज़म की रहलत हो चुकी हुई थी, अपोजिशन पार्टी थी नहीं, फिर जिस तरह से मिलिट्री रोल अपना टेकअप कर लिया, उस वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है ना बम्पी राइड हमें नज़र आती है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यही रहा, जो सक्सेसर थे उन्होंने भी अपनी ग्रिप उसी तरह रखी जिस तरह से वो पहले मामलात को देखते आ रहे थे। यहाँ भी हम देखते हैं काफ़ी ऐसी मामलात हैं जिस तरह से हम देखते हैं आज भी वो ट्रेंड है, वो जो वडेरा सिस्टम है, वो जागीरदाराना सिस्टम है, वो जो पंचायत का कल्चर है, ये सारे का सारा जो है ना वो ब्रिटिश राज का दिया हुआ जो कि चला आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ग्लिचेस थी, काफ़ी ज़्यादा टीथिंग प्रॉब्लम्स है नई कंट्रीज़ के लिए कि किस तरीके से वो इन अपना हिकअप्स जो हैं उनको मैनेज करेंगे। तो एशियन कॉलोनीज़ की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ थी इस रीजन के अंदर, फॉर इंस्टेंस बर्मा थी, सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान थे, सिंगापुर था, पैलेस्टीन थी और माले जिसे आज की दुनिया में मलेशिया कहा जाता है। इनको बतदरीज ग्रेजुअली जो है 1947, 48, 63, 48 और 1957 में मलेशिया को जो है वो इसको इंडिपेंडेंस दी गई। ब्रिटिश राज ने कंपैरेटिवली फ्रांस के ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस नहीं की और बड़ा पीसफुली जो है ना उन्होंने सारे मामलात को जो है ना वो इन प्रोजेक्ट्स को वो एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद फ्रेंच कॉलोनीज आती हैं, वियतनाम में से बदतरीन शिकस्त का अपना सामना करना पड़ा फ्रांसीसियों को, बड़ा ज़ख्मी होके वो निकले वहाँ से। कंबोडिया को उन्होंने आज़ादी दे दी, लाओस को, ये एक ही पीरियड में कमो पेशा में कंबोडिया लाओस में। अगर जापान की बात करते हैं, जापान ने इंडो चाइना के रीजन के अंदर जो कोरियन पेनिनसुला था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों तब इकट्ठे थे 1954 की वॉर से पहले, तो उन्होंने 1945 में उनको आज़ादी दे दी। और ताइवान में अब रीज़न आप इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को याद रखिए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही है और जापान के ऊपर जो है एटम बम गिर चुका है, वो फैट मैन और लिटिल बॉय हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। तो बिल्कुल जो है ना वो मेंटली तौर पे आप कह लें कि जो उधर की इस्टेब्लिशमेंट थी, जो गवर्नमेंट थी, उनके बस में नहीं था कि वो किसी तरीके से रेजिस्टेंस करते। उन्होंने बिल्कुल अपना हाथ ढीला कर दिया और कोरियन पेनिनसुला उनके हाथ से निकल गया और ताइवान को उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो जाने दिया। तो इस सारे ओवरऑल जो ये अपना इसकी जो होलिस्टिक पिक्चर है, अगर आप उसको देखना चाहें कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के पीछे रीज़न क्या थी, कंट्रीज़ तो शायद उस तरह से ना होते। एक तो ये बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और दूसरा अमेरिका जो था और साथ में सोवियत यूनियन जो कि सुपर पावर उस वक्त बन चुकी हुई थी, दुनिया बाइपोलर की हो चुकी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि इम्पीरियल रूल जो है ना वो कंटिन्यू करे। उन्होंने इस प्रोसेस को कर्टेल करने के लिए यूएन का फोरम जो था उसको एग्जॉस्ट किया, लीगल फ्रेमवर्क एक लेके आए, डिक्लेरेशन अपना किया, उसके अलावा कमेटी बनाई जिसने इसकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया और उसके लिए अटलांटिक चार्टर भी हमें नज़र आता है। फिर उन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा था कॉलोनियल मास्टर्स को कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है कॉलोनीज़ में, वहाँ पे भी नेशनलिज्म की जो वेव है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना फैल चुकी हुई है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं रिजेंटफुल है इस हवाले से। तो इन सारे मामलात को देखते हुए उन्होंने पीसफुली एमिकेबली जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए और दुनिया जो है ना उसके बाद हमें सॉवरन स्टेट्स नज़र आती हैं और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 1945 से लेके ऑनवर्ड हम अब देखते हैं कि एटलीस्ट अगर मालदीव छोटा कंट्री भी है तो पड़ोस में इंडिया जो है वो क्या कहते हैं उसको टेक ओवर नहीं करना अपना, उसके लिए इतना आसान नहीं है। नो डाउट कि आज भी वो हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रेशर उसी तरीके से हैं।
सो कॉल्ड तो गवर्नमेंट अपना मिलिट्री अपना सो कॉल्ड जो अपना गवर्नमेंट्स हैं किसी कंट्री के अंदर, उनके पीछे डिक्टेशन, फॉरेन डिक्टेशन रहती हैं, उन्हें पपेट रजीम्स कहा जाता है, उन्हें क्रोनीज कहा जाता है, उन्हें स्टूज कहा जाता है। मिडल ईस्ट के अंदर भी जिस तरीके से है, लेकिन वो एक पावर स्ट्रक्चर और वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो जो कि हर जगह के ऊपर चलते हैं। हमें जिस तरह कहा जाता है कि हम अमेरिका 3A जो है पाकिस्तान को रन करते हैं, ये सब बातें कही जाती हैं, आप मीडिया के सर्कल्स में भी कही जाती हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी जो अपना डिबेट होती है उसमें भी कि 3A's पाकिस्तान को रन करते हैं, अरब्स, अमेरिकन्स और एंग्लो। तो ये 3A जो है, और नो डाउट हम देखते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में अरब को लेके हम जिस तरीके से क्या कहते हैं बड़ा केयरफुली अपना मौक़िफ़ रखते हैं व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, तो भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कीनली जो है वो अपना मामलात को देखते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं करते। इंग्लैंड के हवाले से भी जो है ना वो क्या कहते हैं पाकिस्तान बड़ा क्या कहते हैं मामला फहमी का इदराक रखता है। रीज़न ये है कि हमारा डायस्पोरा कम्युनिटी तकरीबन 12 से 15 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स को पाकिस्तानी देखते हैं। और आज हम जब देखते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, तो उन सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर वो कंट्रीज़ शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश राज की कॉलोनीज़ थी। तो मेरे ख्याल में हमने कम्प्रिहेंसिवली जो है ना इस सारे पूरे डीकोलोनाइजेशन का जो टॉपिक था इसका अहाता किया है, और आई होप सो कि आपको इसकी जो है वो क्या कहते हैं इट मेड ए लॉट ऑफ सेंस। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता रहा, और वर्ल्ड वार 2 के बाद एक टोटल हमें सिनेरियो जो है वो एंटायरली जो है ना अपसाइड डाउन चेंज होता नज़र आता है, जो कि कॉलोनीज़ की जो प्लाइट थी जो 300 साल से भुगत रहे थे 400 साल से, वो अल्टीमेटली हालात जो है वो इतने फेवरेबल हो गए कि वो देवर ऑन देयर ओन, और दुनिया को तस्लीम करना पड़ा और उसकी लेजिटिमेसी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से उनको मिल गई। बहुत शुक्रिया।